नमस्कार मित्रों, हिंदी में एक कहावत है कि बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाँव। यानी आप किस प्रकार से अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, ये बहुत हद तक आपकी सफलता और असफलता को तय कर देता है। आप एक विद्यार्थी हों, आप कॉलेज जाते हों, आप ऑफिस जाते हों, या आप एक बुजुर्ग हैं और समाज में उठते बैठते हैं, फिर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर बहुत प्रभाव डालती है। यही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है और दूसरों के सामने आपका परिचय देती है। तो आज इस वीडियो में मैं कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे संप्रेषण, अच्छे आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन के रहस्य कह सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने सामने बैठे श्रोता को अपने साथ जोड़ कर चलें। आपने देखा होगा कि कई प्रसिद्ध वक्ता जब किसी समूह में भाषण दे रहे होते हैं तो वहाँ उस जगह के रीति रिवाजों से, वहाँ की परंपराओं से, वहाँ के लोगों से कोई न कोई संबंध जोड़ लेते हैं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 के चुनाव में काशी गए थे तो उन्होंने कहा था कि ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, ना मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है, मैं तो माँ गंगा का बेटा हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो ऐसा कहकर उन्होंने वहाँ गंगा से और जहाँ जहाँ गंगा बहती है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, वहाँ के लोगों से एक आत्मीय संबंध जोड़ने का काम किया। और उसके बाद का दृश्य क्या था आप सबको पता है। इसके अलावा भी आप जब किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हो तो हमेशा पहले उस व्यक्ति का हालचाल पूछिए, उसके बाद उसके परिवार का कुशल क्षेम पूछिए और फिर उस व्यक्ति के साथ जो आपकी स्मृतियां हैं या जो आपकी पुरानी बातें हैं उन्हें उसको याद दिलाइए। उसके बाद आपकी कही गई बात का प्रभाव उस पर और अधिक पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप सामने वाले श्रोता में अपनी बात के प्रति जिज्ञासा पैदा करें, उसमें आकर्षण पैदा करें और वो आपकी बात को रुचि लेकर सुने। इसके बिना कुशल संप्रेषण नहीं हो सकता। इसे कुशल संप्रेषण की आत्मा भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति कुछ सोच रहा है या वो कुछ किसी और कार्य में व्यस्त है तो आपकी बात का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। इसके लिए अधिकतर वक्ता ये करते हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति को किसी गतिविधि में उलझा देते हैं। जैसे कि अगर आप मंच पर गए और आपने जाते ही उनसे कोई प्रश्न किया तो उस प्रश्न के उत्तर को समझने में उनका आपके स्पीच पर, आपकी बात पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी बात को वो ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग इस बात के समर्थन में हैं या कितने लोग आप इसके विरोध में हैं, और वो हाथ उठवाते हैं। इस तरह की क्रियाओं से लोगों का आपके भाषण के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक भाषण प्रतियोगिता में लखनऊ में गया था और वहां पर एक प्रतिभागी ने मंच पर चढ़ते ही अपनी जेब से एक चाबी निकाली और उसे पूरे जनसमूह के सामने, पूरे सभागार के सामने लहराकर कहा कि ये चाबी किसकी है, ये मुझे सभागार के दरवाजे पर पड़ी मिली। जबकि और इतना कहते ही पूरा सभागार उसकी ओर देखने लगा, उस चाबी की ओर देखने लगा, उसकी बात को सुनने लगा और अपनी जेबें टटोलने लगा, जबकि वो चाबी और किसी की नहीं, स्वयं उसी लड़की की थी। तो ये तो एक अलग तरीका हो गया, मैं आपको इसका रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप लोगों को अपने वक्तव्य की शुरुआत में लोगों से जोड़ पाएं, किसी कोटेशन के द्वारा, किसी प्रश्न के द्वारा या किसी स्लोगन के द्वारा, तो आपकी बात का, आपकी स्पीच का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो विषय आप समझाना चाहते हैं या जिस विषय पर आप वक्तव्य देने गए हैं उसकी आपको अच्छी समझ हो। बिना अच्छी समझ के या व्यवस्थित विचारों के व्यक्ति भटक जाता है और भटका हुआ वक्ता भटके हुए राहगीर के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में या तो वो पूरा वक्तव्य भूल जाता है या एक ही बात को बार बार दोहराने लगता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए ऐसा करना चाहिए कि पहले ही आप अपने भाषण के, आप अपने वक्तव्य के, या आपको जिस बात पर चर्चा करनी है उसके महत्वपूर्ण बिंदु अपने दिमाग में या कागज पर लिख लीजिए। हम अपने दिमाग में भी इस चीज़ को सोच सकते हैं कि मुझे किस बात के बाद किस तरफ जाना है और विचारों में एक तालमेल रखना है। ये नहीं कि हम कुछ देर तक, 1 मिनट तक किसी दूसरे विषय की बात करें, उसके बाद बिल्कुल एकदम से विषय बदल दें। ऐसी स्थिति में श्रोता बोरियत महसूस करने लगे होंगे और वो आपकी बात सुनना बंद कर देंगे या आपकी बात से असहमति से भर जाएंगे। और अगर श्रोता आपके प्रति चिड़चिड़े हो गए तो उसके बाद आप कितना भी बोलिए उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि आपका हैंड मूवमेंट और आई कांटेक्ट कैसा रहता है। हैंड मूवमेंट के लिए
ना ही ज़्यादा हाथ पांव चलाने चाहिए और ना ही बिल्कुल मूर्तिवत होकर के अपना वक्तव्य देना चाहिए। जैसे कि जब हम हाथ चला करके और इसके अलावा जो सामने वाला श्रोता है उसकी आंखों में आंख डालकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अधिक पड़ता है और वो आप पर विश्वास करता है जब आप उससे सीधे सीधे बातचीत कर रहे होते हैं। और अगर आप ऊपर देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं तो उस बातचीत का उतना ज़्यादा असर उन पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि बोलते समय भय और अहंकार, इन दो चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर कोई वक्ता डर जाता है तो वो कितना भी अच्छा वक्ता हो, वो अपना वक्तव्य पूरी तरीके से अच्छा वक्तव्य नहीं दे सकता है। उसका कारण ये होता है कि जब व्यक्ति भय में होता है तो उसके अंदर विचारों के अंदर चलते हैं, आंधियाँ चलती हैं और आंधी किस तरफ चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। वो भी विचारों से भटक जाता है और एक ही चीज़ को बार बार दोहराता रहता है। इसके अलावा जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अहंकार प्रदर्शित करते हैं, वक्तव्य देते समय आपके चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। अगर आप चेहरे पर अनावश्यक गांभीर्य लाते हैं तो कहीं ना कहीं श्रोता आपके प्रति असहमति के भाव से भर जाएंगे, क्योंकि वो भी अपने आप को उतना ही विद्वान समझ रहे होते हैं जितना कि आप स्वयं को समझ रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कितने अच्छे वक्ता या अच्छे विद्वान अपना वक्तव्य देते समय गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होकर के या अपने ज्ञान के दर्प अहंकार में चूर होकर के वक्तव्य देते हैं, जिसका श्रोताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।